Hey guys, welcome to Knowledge Hub. Today we will discuss about the very important person चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका जन्म 1878 को हुआ। तो हम इनके बारे में, इनके विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो महापुरुष हैं, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और अपनी बुद्धिमत्ता से, जिन्हें गांधीवादी क्षेत्र का चाणक्य कहा जाता था, और इसका कारण उनकी बुद्धिमत्ता थी। नेहरू ने उनका सबसे बड़ा गुण उनके बुद्धि चातुर्य को ही बताया। तो हम इनके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आखिर कौन थे। तो बेसिकली राजा जी के संबंध में एक बात और नेहरू जी ने कही है, यदि उसका मनन किया जाए और राजा जी के जीवन पर दृष्टिपात किया जाए तो वह कितनी सच्ची और खरी मालूम होती है। हम इन दो चार शब्दों से ही पता कर सकते हैं कि नेहरू जी ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में क्या कहा था। कांग्रेस के सारे इतिहास में राजा जी की कद्र हुई, लेकिन कभी 16 आने कांग्रेस में नहीं हुए। वह कांग्रेस में तो थे ही वह। मेरा मतलब है कि कांग्रेस में जो हवाएं चलती थी उनसे कुछ अलग रहे, और हमेशा हुआ भी ऐसा ही, जैसा नेहरू जी ने इन वाक्यों में कहा है। हमेशा राजगोपालाचारी जी, उन्होंने कांग्रेस की बयार, कांग्रेस की हवाओं में कभी अपने मत नहीं रखे। उनके मत हमेशा भिन्न रहते थे, चाहे फिर वो पाकिस्तान और भारत का पार्टीशन हो, और चाहे फिर वो अन्य सेशन में किए गए कार्य। नेहरू जी ने आगे कहा कि वह सदैव कांग्रेस की मुख्य विचारधारा से अलग रहे, परंतु उनकी कद सब लोग करते रहे उनकी बुद्धिमत्ता के कारण। परंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि वह कांग्रेस में नहीं रहे। उनका कहने का भाव यह है कि वह कट्टर कांग्रेसी, गांधीवादी होते हुए भी अपनी स्वतंत्र परंतु तर्कसंगत विचारधारा भी रखते थे। तो बेसिकली राजगोपालाचारी जी के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। और यह भी विचित्र संयोग ही है कि प्रायः कांग्रेस के सभी आंदोलनों से प्रारंभ में उनका मतभेद ही था, और अंत में कांग्रेस ने बहुत कुछ वही निर्णय लिए जैसा राजा जी सोचते थे। जैसे मैंने कहा कि देश के विभाजन की महान घटना को ही लीजिए, जिसकी भूमिका 1942 से आरंभ होती है। राजा जी ने अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम समस्या इतनी जटिल हो गई है कि जिसका एकमात्र निपटारा देश के विभाजन अर्थात पाकिस्तान के निर्माण द्वारा ही हो सकता है। जबकि कांग्रेस देश की एकता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी, परंतु अंत में कांग्रेस ने उसी विभाजन को स्वीकार किया। तो यदि राजा जी की बात उसी समय मान ली जाती, संभवतः इतना रक्तपात नहीं होता। तो 1947 में जो हुआ वो सभी को पता है। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन में जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिमों का जो दंगा हुआ, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा और मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, जिस तरीके से ये दंगा फैला और जिस तरीके से ये दंगा हुआ, उस तरीके से तो यही लगता है कि राजा जी की बात जो है वो 100% सत्य रही। वस्तुतः बात यह रही कि उनकी कुशाग्र बुद्धि तर्कपूर्ण ढंग से एक बार जो निश्चय कर लेती, राजा जी उस पर एक दृढ़ वृत्ति से की तरह अडिग रहते थे। गांधी जी ने 1930-31 में ब्रिटिश सरकार से असहयोग का आह्वान किया। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्कूल कॉलेज छोड़ दें। वकीलों से कहा कि वो न्यायालयों में न जाएं, नगर पालिकाएँ भंग कर दें और प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव न लड़ें, अर्थात सरकार को किसी प्रकार का सहयोग न दें। तो असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा मोटो यही था। कांग्रेस की परीक्षा का ये बहुत महत्वपूर्ण काल भी था। अगर कुछ लोगों का कहना था कि जब असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया है तो समग्र रूप से देखने में प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव का बहिष्कार भी बंद होना चाहिए। और जिस तरीके से हम देखें, आजकल की पीढ़ी कहीं यह न समझ ले कि राजा जी कभी जेल नहीं गए और यूं ही सरलता से देश के नेता बन गए। ऐसी बात नहीं है। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम का कोई भी नेता ऐसा नहीं जिसने कुर्बानियां न दी।
5-10 बरस जेलों में न बिताए हों। राजा जी ने 1919 में राजनीति में भाग लेना आरंभ किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग देने के फलस्वरूप रॉलेट एक्ट के रूप में दमन चक्र मिला। तो गांधी जी ने निश्चय किया कि सारे देश में सत्याग्रह आरंभ किया जाए। 18 मार्च 1919 के दिन सर सिडनी रॉलेट की सिफारिशों ने कानून का रूप धारण किया। कहाँ तो भारतीय औपनिवेशिक दर्जे की शुरुआत के स्वप्न देख रहे थे और कहाँ दमन चक्र जारी रखने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने कानून बना दिया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो राजा जी भी एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी महानता, उनकी बुद्धिमत्ता, उनका व्यक्तित्व परिचय और उनकी कुशाग्र बुद्धि हमें यही बताती है कि किस तरीके से उन्होंने भारतीय राजनीति और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना सहयोग दिया। सत्याग्रह की बात सारे देश में फूस की आग की तरह फैल गई। सारे देश में हड़तालें हुई और जनता में जोश इतना था कि कई स्थानों पर हिंसात्मक वारदातें हुई। जलियांवाला बाग का भयंकर नरमेध 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जैसा कि सबको पता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर ने जिस तरीके से जिस मानवीयता को खोकर उसने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई, वह एक बहुत ही दुखदायी घटना थी। राजा जी का जन्म मद्रास के सेलम जिले के होसूर के पास एक गांव में 1878 में हुआ। प्राइमरी शिक्षा के बाद बंगलौर के सेंट्रल कॉलेज और बाद में मद्रास में प्रेसिडेंसी तथा लॉ कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। राजा जी पढ़ाई में बहुत सदैव अच्छे छात्रों में गिने जाते थे। कानून की पढ़ाई के बाद उन्होंने सेलम में वकालत आरंभ कर दी। शीघ्र ही उनकी वकालत चल निकली और प्रमुख वकीलों में उनकी गिनती की जाने लगी। तो बेसिकली गांधी जी की दृष्टि बड़ी पैनी थी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद जब देश का दौरा किया तो उन्होंने धीरे धीरे देश के बुद्धिमान और प्रमुख व्यक्तियों को भांपा। उन्होंने देखा कि राजगोपालाचारी, जिन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, वो कुशाग्र बुद्धि और व्यक्तित्व के धनी हैं। तो राजा जी के संबंध में एक बात और कहना आवश्यक है। यदि कभी वह कांग्रेस के मतभेद के कारण जेल नहीं गए तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गांधी जी से कभी पृथक हुए। जब गांधी जी यंग इंडिया नामक पत्र प्रकाशित करते थे और वह जेल चले गए तो पत्र का संपादन राजा जी ही करते थे। हरिजनों के पृथक निर्वाचन के प्रश्न पर गांधी जी ने अनशन किया था। उस समय डॉक्टर अंबेडकर हरिजनों को अधिक प्रतिनिधित्व और अधिक काल तक सुरक्षित सीटें दिलाने की जिद पर अड़े हुए थे और गांधी जी अनशन के कारण निरंतर कमजोर होते जा रहे थे। तब राजा जी ने अंबेडकर को इस बात पर राजी कर लिया कि इस प्रकार का प्रारंभिक संरक्षित चुनाव बाद में आपसी विचार विमर्श के बाद तय किया जाए। वास्तव में यह मामला बहुत कुछ महाभारत के अश्वत्थामा हतः नरो व कुंजरो व जैसा ही था और गांधी जी ने अनशन समाप्त कर दिया। गांधी जी ने अनशन समाप्त करते ही देश में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। यह ठीक है कि इस अनशन को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार को भी भागादौड़ी करनी पड़ी, परंतु राजा जी का भाग कम नहीं था। तो जिस तरीके से हम राजा जी की बातों को समझ रहे हैं और उनके व्यक्तित्व को हम देख रहे हैं, हम उनके व्यक्तित्व को आप लोग सुन रहे हैं, तो इस हिसाब से तो हम यही कह सकते हैं कि राजा जी अपने आप में और स्वयं में एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। तो बेसिकली जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार में तनातनी हुई। गांधी जी का कहना था कि वह अंग्रेज सरकारों को उलझन में नहीं डालेंगे और नैतिक समर्थन भी देंगे, पर इससे अधिक कुछ नहीं। परंतु राजा जी ने कांग्रेस कार्य समिति में प्रस्ताव रखा कि यदि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए, केंद्र को भारतीय सरकार स्थापित हो जाए, तो कांग्रेस देश की प्रतिरक्षा के कारण संगठन के प्रयत्नों को पूरी ताकत लगा दी। तो यहाँ पर भी राजगोपालाचारी जी का एक बहुत बड़ा योगदान था। यह प्रस्ताव गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध था, परंतु चर्चिल की हठधर्मिता के कारण कांग्रेस और गांधी जी फिर मिल गए, लेकिन ये प्रस्ताव जो है पारित न हो सका। तात्पर्य यह है कि राजा जी ने अपना तर्कसंगत दृष्टिपूर्वक रवैया कभी नहीं छोड़ा। भले ही अनेक कांग्रेसी नेता उनके कई बार सहमत नहीं रहे, परंतु वह भी उनकी तलवार की धार सी पैनी कुशाग्र बुद्धि का सदैव वह मानते रहे।
और उनकी बातों को उन्होंने हमेशा ध्यान में रखा। तो ये थी राजा जी की एक लघु कहानी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और लास्ट में एक छोटी सी चीज़ कि राजा जी किस तरीके से अपने जीवन काल में किस किस पद पर रहे। 1954 में उन्हें देश के सर्वोच्च अलंकार भारत रत्न से विभूषित करना, और 1954 में जिस तरीके से उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया, यह उनकी महानता को ही दर्शाता है। उनके अनेक ग्रंथों का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। स्वराज्य उनका प्रिय साप्ताहिक पत्र था। उसमें प्रति सप्ताह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर उनका स्पष्ट मत पैनी भाषा में पढ़ने को मिलता रहा। बेसिकली राजा जी की जो वाणी है उसमें तर्क और पैनापन था। इसी तरह उनकी लेखनी भी पैनेपन के लिए हुई थी। वह तमिल और अंग्रेजी के बहुत अच्छे लेखक थे। गांधी जी जिस प्रकार थोड़े से सरल शब्दों में अपना वास्तविक अभिप्राय प्रकट कर देते थे, राजा जी भी कठिन से कठिन और पेचीदा मसला बहुत थोड़े से प्रभावपूर्ण शब्दों में व्यक्त कर देते थे। धोती, कुर्ता, चप्पल और काली ऐनक पहने राजा जी को कोई भी पहचान सकता था। वायसराय भवन में भी वह इसी परिधान में गए और गवर्नर जनरल पद पर रहते हुए भी यही पोशाक पहनते रहे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजा जी का व्यक्तित्व कितना अनूठा था, जिसमें प्राचीन और अर्वाचीन को झाँक रहा है। तो भारतीय राजनीति के इस चतुर चाणक्य का देहावसान 28 दिसंबर 1972 को हुआ। तो ये राजा जी की एक संक्षिप्त कहानी थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।